आदाब, खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप प्रोग्राम देख रहे हैं डी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामईन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ बात जम्मू कश्मीर की हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे, वहीं पर बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं। उन बातों के बीच क्या कुछ महव मरकज़ रह सकता है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अफ़गानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे, और श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहरा के साथ साथ दीगर मामलात पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे इस मॉर्निंग शो के अंदर। और इस शो को आप टीवी पर ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन अपने मोबाइल को भी उठाइएगा और हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी एक पहल दुनिया भर तक एक अच्छी खबर और जम्मू कश्मीर की एक असल जाविये को ले सकता है। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आज का दिन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आसिफ ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबरों के सफ़र को बढ़ाइए आगे, और तारीख क्या कुछ आज का दिन याद दिला रही है। सुबह खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के फॉर्मेट के हिसाब से ही सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ खास है, और आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है चूँकि 1965 में इंडोनेशिया ने भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत का ऐलान किया था, और इस हवाले से आज सरहद पार तकरीबात भी हो रही हैं चूँकि योम दिफा मनाया जा रहा है। 1958 में सुल्तनत ओमान के सुल्तान ने गवादर का इलाका 4 लाख पाउंड के एवज पाकिस्तान को फरोख्त किया। आज ही का दिन था, 1958 में ये डील हुई थी। 1965 में इंडोनेशिया भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान के साथ गया, और उसके बाद गवादर को पाकिस्तान के हवाले उसमें 1958 में जो किया गया था। 1954 में C2 मुआहिदा, जिसमें पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने दस्तखत किए, इसमें बेशतर मुस्लिम ममालिक के जो नुमाइंदे थे उनको शामिल किया गया था। 1939 में जनूबी अफ्रीका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका था, लेकिन छोटे से मुल्क ने जर्मनी पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया था आज के दिन। 1776 में आज ही का दिन था जब ग्वाडेलूप जजीरे में तूफान से 6000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी सिर्फ 24 घंटों के दौरान। ये आज के दिन के हवाले से बात थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले आपको बात बताते हैं वज़ीर आज़म की, चूँकि ब्रिक्स इजलास होने जा रहा है और तारीख का ऐलान हो चुका है। वज़ीर आज़म इसकी सदारत करेंगे, और इस इजलास में क्या कुछ खास रहने वाला है, दोबारा इशफाक के पास चलते हैं। शुरुआत आज ब्रिक्स इजलास की इस खबर से। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है, और इस सिलसिले में जो हम लगातार आपको अपडेट कर रहे थे उसके हिसाब से बड़ी खबर ये है कि 13वें ब्रिक्स इजलास की तारीखों का ऐलान हो गया है, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वर्चुअल मोड पर यह कॉन्फ्रेंस होनी है। और इब्तदाई खिताब के अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो ब्रिक्स के अंदर अपनी बात रखेंगे, जहां पर चीन के सदर जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और दीगर मुल्कों के मेंबर मुल्कों के सरबराहान जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इब्तदाई खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म जहाँ ब्रिक्स समिट से खिताब करेंगे, वहीं से SCO और स्क्वाड मीटिंग को भी सितंबर के महीने के अंदर ही उन मीटिंग्स में भी वो शिरकत करने जा रही हैं। और इस मीटिंग का अहम मरकज़ जो बन रहा है वो एक बार फिर अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल एजेंडे के अंदर रखी जा रही है, और जो सूरत हाल बन रही है रूस चाइना जो एक अलहदा ब्लॉक के तौर पर देखने की कोशिशें हो रही हैं उस पर गुफ्तगू होगी। और भारत और अमेरिका के साथ जो बाहमी इतिहाद है उसको किस तरीके से मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर बनाया जाए, इस पर भी इस समिट के दौरान बातचीत होने की उम्मीद जो है वह लगाई जा रही। तो बड़ी खबर ये है कि इजलास होगा वर्चुअली। इस मीटिंग के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म बात रखेंगे अपनी, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम को हरी झंडी भी दे दी गई है। और मुख्तलिफ ज़राए से जो अभी तक खबर आ रही है वो यही है कि सबसे बड़ा एजेंडा जो रहेगा इसमें वो यही है कि जनाब अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरीके से अब ये आगे बढ़ रहा है मामला, इस पर गुफ्तगू होनी है। और थर्सडे को पहला समिट सीरीज़ ऑफ समिट जो है वो होना है। इसमें सितंबर जो है वो बड़ा अहम माना जा रहा है। इसमें थर्सडे से इजलास शुरू होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस SCO के हेड जो है वो भी मीट करेंगे।
और फिर जो कुछ दोशंबे के अंदर हुआ है उस पर गुफ्तगू होनी है। और ये पूरा टूर जो रहेगा, ये जो पूरा वक्त रहेगा, इसमें सबसे बड़ा मामला जो है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आलमी तब्दीलियाँ हो रही हैं और आलमी तब्दीलियों के बीच कुछ नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं बात इस ब्रिक्स समिट के दौरान होनी तय है। चलिए, ब्रिक्स के इजलास के हवाले से बात हो रही है तो आपको ये भी बताएं कि वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ से भी एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने ब्रिक्स इजलास के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात भी फराहम किए हैं और बताया ये भी जाता है जो कि इस वक्त जहां पर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन समेत मुख्तलिफ मालिक इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चीन के साथ इस वक्त कैसे डील करना है ये भी टॉप प्रायोरिटीज़ में रहेगा ब्रिक्स समिट के दौरान, जो कि जुमेरात को जिसका आगाज़ होना है वर्चुअल मोड के जरिए। और भारत की तरफ से जब मौक़िफ़ पेश किया जाएगा तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी, क्योंकि जो सारी सूरत हाल बन रही है उस पर दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक की नज़र है। इसके अलावा जहां पर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी होंगे, रूस के प्रेसिडेंट होंगे, इस तकरीब का हिस्सा होंगे और भारत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन उससे पहले कम से कम ये इशारा ज़रूर कर दिया गया है कि इस बार बड़ा मौजू जो है, हालांकि जो थीम है वो ज़रा मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आती है, लेकिन सबसे बड़ा मौजू जो है जिस पर बहस हो सकती है, आलमी लीडरान अपनी राय कायम कर सकते हैं, वो अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल। और जुमेरात को चूँकि कोई अगर इस पर ओपिनियन आता है तो जुमे को मुतवक्का है कि अफगानिस्तान के अंदर नई हुकूमत बन जाए, तो उससे पहले कोई नई डेवलपमेंट भी हो सकती है। और दूसरी तरफ चीन के साथ आगे का लाएमल भारत की तरफ से क्या रहेगा, इस हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू भारत की तरफ से की जा सकती है। इशफाक, अब बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात इस वक्त अफ़गानिस्तान की भी आपके सामने रख दें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर तालिबान ने कल मुकम्मल तौर पर पंजशीर पर कब्ज़ा किया और गवर्नर हाउस पर अपना परचम लहरा दिया और उसके बाद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। ताहम इस वक्त की एक खबर जो ज़राए से सामने आ रही है और अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ ज़राया है उनका मानना है कि तालिबान के ठिकानों के ऊपर फ़िज़ाई हमला हुआ है पंजशीर के अंदर, और ये अभी तस्दीक तालिबान की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन ज़रूर ये जो मुख्तलिफ आज़ाद ज़राया हैं वहाँ से, जो मुख्तलिफ सहाफ़ी वहाँ पर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ट्विटर या दीगर ज़रायों से इस बात की तस्दीक की है कि रात भर कई मकामात पर तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया है पंजशीर के अंदर। बिल्कुल, ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है, हालांकि मकामी मीडिया की तरफ से भी अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई है और ना तालिबान की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तर्जुमान की तरफ से हुई है, लेकिन उन ठिकानों को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही हैं जहां पर इस वक्त जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उनकी तरफ एक ग्रुप बढ़ रहा था, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में चारों तरफ से इसको पंजशीर वादी को जहां पर कब्जा करने की कोशिश थी और बालाई हिस्सों में, चूँकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर तालिबान के ठिकाने पिछले कुछ दिनों से जिन्होंने कायम किए थे, तो उनको कुछ जो बताया जा रहा है कि नामालूम जो फौजी तैयारे थी देर रात उनको टारगेट किया गया है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई अभी तक इतला नहीं है और ऑफिशियल कंफर्मेशन तालिबान की तरफ से भी होना इस पर बाकी है। मजीद जैसे तफसीलात आएंगी तो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल पंजशीर के अंदर भी लड़ाई मुकम्मल तौर खत्म नहीं हुई है, अगरचे तालिबान की तरफ से गुज़श्ता रोज इधर हुकूमत साजी के हवाले से माना जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर हुकूमत साजी को मुकम्मल किया जाएगा और कई उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं बल्कि इक़दामात से जाना जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बयानात तो आते रहते हैं लेकिन ज़मीनी सूरत हाल को देखने के बाद ही बरतानिया आगे बढ़ेगा और इस सिलसिले में कोई कदम जो आगे लेना होगा या डिसीजन लेना होगा वो अमली इक़दामात जब शुरू होंगे उसके बाद ही देखा जाएगा। उसके साथ साथ गूगल ने अफ़गान हुकूमत की ईमेल्स को जहां कल बंद कर दिया था, वहीं पर अब इनकी रसाई को यकीनी बनाने के हवाले से कोशिशों को तेज़ किया गया और माना जा रहा कि चंद घंटों के अंदर अंदर जो सरकारी ईमेल्स थे उन्हें भी खोल दिया जाएगा। और ईरान का भी रद्दअमल जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से सामने आया। फटाफट से आपको ये भी बताते चले कि ईरान की पंजशीर पर हमले की मजम्मत, मामला बातचीत से हल करने पर जोर दिया है। अब आप ये ईरान ने यहाँ पर एक अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, पहले वो तालिबान के साथ वहाँ नज़र आए, लेकिन पंजशीर आते आते मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है और एक सख्ती दिखाई है ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से और कहा गया कि जिस तरीके से
फ़िज़ाई हमले किए गए पंजशीर के आसपास के इलाकों के अंदर और जिस तरीके का माहौल पंजशीर के अंदर बनाया गया, इस पर बरहमी का इजहार किया गया और ईरान की पंजशीर हमले की मजम्मत, मामला बातचीत से हल करने पर जोर दिया है। और ये भी ईरानी खबरसाई इदारे के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा सईद खतीब ज़ादा ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजशीर से आने वाली खबरों पर खबरें परेशान कुन है और पंजशीर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ये पहली ऑफिशियल तरदीद है या मजम्मत है ईरान की तरफ से जो पंजशीर के हमले के बाद सामने आई है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना था कि तालिबान को बैनुल-अक़वामी कवानीन और जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा और यकसर किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, ताहम मुज़ाकरात के ज़रिए से इस चीज़ को हल किया जाए। सईद खतीबज़ादा का कहना था कि अफ़गानी हुकूमत के अंदर सभी खित्तों और सभी लोगों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही थी जो ईरान की तरफ से सामने आई थी और अमरीकी फ़ौजियों को वापस बुलाने को लेकर भी अब साबिक फ़ौजियों और साबिक जर्नलों के बयानात भी जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर रूस के सफ़ीर का बयान भी सामने आया है और उसके साथ साथ बांग्लादेश का बयान भी सामने आया है। बड़ा दिलचस्प दोनों बयानात हैं। भारत में रूसी सफ़ीर ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, रूस के सफ़ीर का बड़ा बयान सामने आया है और कुशोदेव जो कि निकोले कुशोदेव जो कि रूस के सफ़ीर नई दिल्ली के अंदर है, उन्होंने काबुल की सूरत हाल जो इस वक्त है उस पर कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेकाम और पायदार तरक्की को यकीनी बनाना हमारा मकसद तो है, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल या दहशतगर्दी का जो असर है वो कश्मीर तक देखा जा सकता है। ये रूस की तरफ से पहला इस तरह का कोई बड़ा बयान है जहां पर अफगानिस्तान की सूरत हाल को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के साथ जोड़कर देखा जाता हो। इससे पहले जहां पर उन्हें तस्लीम करने की बात हो या फिर अफगानिस्तान के अंदर बेहतरी की बात हो तो तालिबान को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिमायत मिलती रही है। लेकिन अफगानिस्तान में अगरचे इस वक्त रूस इस्तेकाम और पायदार तरक्की चाहता है, लेकिन इसके असरात यानी अफगानिस्तान के अंदर आई तब्दीली के असरात जम्मू कश्मीर तक देखे जा सकते हैं और उनके मुताबिक मौजूदा वक्त में भी काबुल के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए, अवाम को नुकसान ना हो और काबुल में एक जामे हुकूमत बने, इसके लिए भी रूसी सफ़ीर की तरफ से कहा गया कि उनकी हुकूमत मुसलसल काबुल के साथ है, लेकिन दहशतगर्दी के असरात रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बने, इस बात को यकीनी बनाना भी जिम्मेदारी इस वक्त तालिबान की है। तालिबान की सूरत हाल के हवाले से कल ज़रा ब्लॉग से बात कर रहे थे रूसी सफ़ीर जो भारत के अंदर मौजूद है और उनका मानना है कि काउंटर टेररिज्म पर जो भारत और रूस के माबैन इतिहाद हुए हैं, शराकत दारियाँ हैं, वो मुसलसल जारी रहेंगी और मॉस्को की तरफ से लगातार सूरत हाल पर नज़र भी रखी जा रही है और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के हवाले से काम भी किया जा रहा है। ताहम जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है इससे भारत के जो खदशात है, जो सवालात हैं वो जायज़ भी दिख रहे हैं क्योंकि कश्मीर का मामला है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से यहाँ पर तशवीश कहीं ना कहीं लायक भी बनती है। इधर एक तरफ से रूस के सफ़ीर का बयान आया है, वहीं पर बांग्लादेश के वज़ीर इंफॉर्मेशन इतलात जो हैं हसन महमूद, उनका बयान भी सामने आया है। वो भी दिल्ली के अंदर मौजूद है और कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बांग्लादेश की गहरी नज़र है। अब देख लीजिएगा कहाँ से नज़रें रखी जा रही है। दुनिया भर की नज़रें बांग्लादेश पर इस वक्त अफ़गानिस्तान पर है। बांग्लादेश के वज़ीर इत्तलात का मानना है कि जो कुछ सूरत हाल बन रही है इस पर वो गहरी नज़र रख रहे हैं और इस मामले ने यानी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ने सिर्फ एक इलाके, एक रियासत को मामला नहीं है बल्कि ये एंटायर साउथ एशिया का मामला बन रहा है और साउथ एशिया के अंदर स्टेबिलिटी हो और अमन हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो और अमन से हुकूमत चले, ये इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए सभी क़ुव्वतों को एक साथ होकर काम करने की ज़रूरत है। ये बांग्लादेश के वज़ीर इत्तलात की तरफ से जो दिल्ली के अंदर मौजूद है उनका बयान भी सामने आया है। बढ़ते जी आगे, दिल्ली की बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चले कि RSS का इजलास भी हुआ है और इस इजलास के दौरान कई अहम बातें की गई है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया था। जावेद अख्तर की तरफ से बयान जारी किया गया था जिसका रद्द-ए-अमल RSS की तरफ से मुंबई से सामने आया है।
आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने जहां पर खिताब किया एक अहम तकरीब से, और इसमें कई मुस्लिम दानिश्वर जो मदऊ किए गए थे। भारत में अक़लियती बरादरी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, अपने खिताब की पहली बात उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि हिंदू किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ये मोहन भागवत कहते हैं। हिंदू और मुसलमानों के आबाओ अजदाद एक ही थे और हर भारतीय शहरी एक हिंदू है और दोनों कौमें मिलकर साथ रहना चाहती हैं, लिहाजा मुसलमानों को भारत में खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इस बात पर जोर देते अपने खिताब के दौरान आरएसएस चीफ नजर आए। लेकिन साथ ही साथ जहां पर पुणे के अंदर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें कई इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया गया था। इसमें उनकी तरफ से कहा गया कि समझदार मुस्लिम रहनुमाओं को आगे आने की जरूरत है, इंतहा पसंदी के खिलाफ एकजुट होकर, यकजुबान होकर उनको आवाज बुलंद करने की जरूरत है, जिससे कम से कम कौमी सतह पर भी नुकसान से इशफाक बचा जा सकता है। कल की तकरीब के दौरान मोहन भागवत ने साफ किया कि आरएसएस का एक अपना मौक़िफ़ है और मुल्क की सियासत का एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन भारत एक न्यूक्लियर पावर है और किसी से दबने वाला नहीं है। और दूसरी बात अपने खिताब के दौरान जो उन्होंने कही कि भारत के अंदर इस्लाम का आना जो है वो इन्वेडर्स की तरफ से आया, यानी जिन्होंने भारत पर हमले किए हैं उन्होंने इस्लाम को लाया, और इसी मतन के साथ और इसी ज़िमन के साथ इसकी तशहीर भी होनी चाहिए। अब जब मुस्लिम स्कॉलर्स और दानिशवरों की बात करें तो कल केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब इस तकरीब में मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब मौजूद थे जो चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के, उन्होंने भी कल अपनी अपनी बात रखी है और उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि मुल्क के अंदर अक़लियती फ़िरका और स्पेशली मुसलमान जो है वो किसी से भी खौफज़दा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर एक निज़ाम है और अदलिया निज़ाम जो अदल का निज़ाम है उसमें हर एक को इंसाफ भी मिल रहा है। अता मोहम्मद हसनैन का मानना था कि पाकिस्तान सन 1971 से ही इस फिराक में है कि किस तरीके से भारत को कमज़ोर किया जाए, और यही वजह है कि दरपर्दा साजिशें कभी कभार की जाती है और कभी कभार इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय इदारे और भारत में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि जावेद अख्तर के बयान के बाद ये सारी डेवलपमेंट सामने आ रही है। मुसलमानों को भारत में खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत का कल का बयान आया है और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने पीर को जो भारत में अक़लियती बरादरी से मुखातिब होते हुए कहा है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि सूरत हाल क्या कुछ है, और इन बदलती सूरत हाल के बीच यानी जो पड़ोसी मुल्कों के अंदर हो रहा है उससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ख्वाब देख रहे हैं उन्हें ख्वाब देखना बंद करके एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आगे बढ़ना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कांग्रेस की भी जरा करते हैं। चूंकि राहुल गांधी को पार्टी का सदर होना चाहिए, इसके लिए मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है और कांग्रेस के अब यूथ जो कारकुनान है या पार्टी के सदर बनाने को लेकर जो बातें की जा रही है वो यूथ कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी का सदर होना जरूरी है, ये यूथ कांग्रेस मानती है, जिनकी तरफ से एक करारदाद भी मंजूर की गई है और राहुल गांधी को दोबारा एआईसीसी का सदर मुंतखब किया जाए, इसके लिए आला हुकाम के नोटिस में बात लाने की कोशिश की गई है, जहां पर एक प्रेस रेजोल्यूशन जो है, एक करारदाद जो है मुश्तरका तौर पर जो तैयार की गई और उसके बाद आला हुकाम तक जो कांग्रेस हाईकमान ने पहुंचाने की कोशिश हुई है। और यूथ कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों के अंदर न सिर्फ वो राहुल गांधी को पार्टी का सदर कौमी सतह पर बनाने के लिए मांग जारी रखेंगे, बल्कि मुल्क के अंदर निजीकारी के मामले, मोनेटाइजेशन का मामला हो या फिर बढ़ती महंगाई, इन तमाम मामलात को लेकर सरकार की घेरने की कोशिश भी जारी रखेगी और एहतजाजों में शिद्दत भी मुल्क भर के अंदर कांग्रेस की तरफ से लाई जाएगी। चलिए इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर महापंचायतें खत्म हुई, घमासान काफी ज्यादा था, लोगों की एक बड़ी तादाद जहां मुजफ्फरनगर के अंदर पहुंची थी, लेकिन आज सबकी नजरें हरियाणा के करनाल पर हैं और 5 अजला में सुबह सुबह इंटरनेट खिदमात बंद करने का फैसला भी ले लिया गया है। करनाल में किसानों की आज महापंचायत होने जा रही है और इस महापंचायत से पहले ही इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के पेश नजर सिक्योरिटी सूरत हाल का और अमन कानून का जायजा लेने के बाद जो हवाला दिया गया है, दफा 144 करनाल के अंदर नाफिज कर दी गई है। बंदिशें सख्त रहेंगी और दोपहर 12:30 से कल रात 11:59 बल्कि आज रात 11:59 तक
इंटरनेट सर्विसेज 5 अजला में बंद रहेंगी, जिनमें जींद भी है, जिनमें करनाल जिला भी शामिल है और इसके साथ साथ 5 अजला में जो वज़ीर दाखिला है रियासत के, उनकी तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत और इसके साथ साथ करनाल, जहां पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 12:30 से बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि महापंचायत करनाल के अंदर आज किसान संयुक्त मोर्चा की जानिब से की जानी है। और दूसरी तरफ ये भी आपको बताते चलें कि पहले ही बंद का ऐलान 27 सितंबर को किया गया है, उसके लिए भी कॉल दी गई है, तो उससे पहले बड़े पैमाने पर तैयारियां हरियाणा इंतजामिया की तरफ से भी कर ली। यानी हरियाणा के वज़ीर दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने कानून, जो मुल्क का कानून है उसका इतलाक़ किया है। यानी इंटरनेट बंद होना, मोबाइल बंद होना सिर्फ कश्मीर में अब नहीं रहा, अब हरियाणा तक भी आ गया और बहुत सारी स्टेट्स में इस तरीके से किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आज की खबर है ना, बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन जो है उन्होंने पहले पंचायत बुलाने का फैसला लिया है, उसके बाद घेराव का प्रोग्राम किया है और ये घेराव करना होगा जी मिनी सेक्रेटरीट का वहाँ पर, क्योंकि उनका मानना है कि गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से पुलिस और किसानों के बीच तू मैं हुई और उसके बाद लाठियाँ बरसाई गई, अगरचे उस वक्त मज़कूरा पुलिस अफसर ने बाद में माफ़ी भी मांगी है, कुछ चीज़ें उन्होंने साफ भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो सेक्रेटरीट घेराव का प्रोग्राम है और जिस तरीके की भीड़ गुज़श्ता दिनों देखी गई है, उसको देखते हुए अब इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है और उसके साथ साथ अब किसी को भी इस तरीके से ज्वाइन करने की यानी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होगी जब दफ़ा 144 लगा होगा। अब देखना होगा, एक तरफ से इंटरनेट और SMS, बल्क SMS पर पाबंदी है और दूसरी तरफ से किसान मोर्चे का मानना है कि वो अनाज मंडी में सुबह जमा तो होंगे ही होंगे, चाहे सरकार पाबंदियाँ भी लगाए और फिर घेराव भी होगा। यानी जब इस तरीके की टकराव का रास्ता हो तो क्या कुछ आगे होगा, इस पर हमारी और SMS सर्विस भी बदस्तूर बंद कर दी गई है, सुबह ही ये इतलात मौसूल हो रही है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सुप्रीम कोर्ट की भी करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज का दिन अहम माना जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, इसलिए मैं इसको अहम मान रहा हूँ क्योंकि 40 केसेस को बैक वक्त लिया जा रहा है और ये 40 वो केसेस हैं जिन्हें मौत की सज़ा हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि अदालत के अंदर सजाए मौत के 40 मामलात की समाअत होने जा रही है और इन समाअतों के इस समाअत के दौरान एक समाअत उसकी भी है जो लाल किले पर हमला हुआ था और उस हमले के दौरान कुछ लोग मारे भी गए थे, उसके बाद कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें यह कहा गया था कि लश्कर और दीगर तंजीमों का उस पर हाथ है। वो मामला भी, क्योंकि उस मामले में भी निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है मोहम्मद आरिफ को, उसमें क्या कुछ होगा वो मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। आरिफ एल अशफाक जो 2000 में लाल किले के पास हमला हुआ था, उसमें 2 आर्मी के जवान भी मारे गए थे, उस केस के अंदर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला भी आ रहा है। उसके साथ साथ रिव्यू पिटिशन, यानी जिन लोगों को निचली अदालतों में फांसी की सज़ा सुनाई गई है उनका रिव्यू होगा और ये माना गया कि सेट SOP के तहत आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाद दोपहर ये सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक साथ इन सभी मामलों को सुनकर हतमी फैसला लेंगी। डबल बेंच जो है वो आज बैठेगा, 2 जज साहिबान इन केसों की समाअत करेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इन केसों पर सुनाया जा सकता है। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्चुअल मोड पर मीटिंग चल रही थी, केसेस की हेयरिंग हो रही थी, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। अब इन पर्सन वहाँ पर हेयरिंग शुरू हो गई है और ये एक बड़ा फैसला होगा जब आज 40 डेथ पेनल्टी वाले केसेस जो हैं जिन्हें फांसी की सज़ा हुई है वो 40 के 40 केसेस आज लिस्ट किए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में 1 सितंबर को ही जो सर्कुलर था वो जारी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जो कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस पर भी वादी कश्मीर से अपडेट लेंगे। टनल के उस पार क्या है, इस पार क्या है, लेकिन शाम देर गए पुलिस और सिविल इंतजामिया के फैसले के मीटिंग के बाद फैसला जो लिया गया उससे तकरीबन 8 जिलों की आवाम को थोड़ी सी राहत मिली है और हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो देर रात बहाल कर दी गई और तकरीबन 5 रोज़ के बाद मामूलात पर जो ज़िंदगी है वो लौटी है। कुछ हिस्सों के अंदर थोड़ा बंद भी का असर देखने को मिला, लेकिन आज से
ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू करने का फैसला रेलवे हुकाम की तरफ से लिया गया है और नॉर्दर्न रेलवे के इस फैसले से एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। टनल के उस पार भी इस बार भी और सफर का जरिया जो है वो काफी हद तक आसान भी हो जाता है। कौमी शहरा या बाकी रास्ता सड़कों के मुकाबले एक तो सफर किराया कम और दूसरा आसान इस ट्रेन के जरिए हो जाता। लेकिन 5 रोज से ट्रेन सर्विस भी बंद थी जो सिक्योरिटी सूरत वादी में बनी थी और उसके बाद ट्रेन सर्विस को दोबारा बहाल करने के साथ साथ श्रीनगर और बडगाम के मुतालिक आज बाद दोपहर इंटरनेट के हवाले से फैसला हो सकता है कि पुलिस की तरफ से रिव्यू करने के बाद किया जाए। लेकिन बाकी 8 अजला के अंदर इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी गई हैं। कुल मिलाकर 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर और बडगाम, जहां पर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। बाकी रेस्ट पूरे कश्मीर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया गया है। उसके साथ साथ जहां इंटरनेट की हम बहाली की बात कर रहे हैं वहीं पर जो काजीगुंड टू बारामूला ट्रेन सर्विस थी जो पिछले 5 दिन से लगातार मुअत्तल थी और कल हालात मामूल पर आने के बाद सूबाई इंतज़ामिया ने यह फैसला लिया कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन सर्विस भी बहाल होगी और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सुबह 7 बजे से ही मोबाइल ट्रेन सर्विस को जो है वो शुरू कर दिया गया है। बानिहाल से बारामूला के लिए सुबह 7 बजे ट्रेन जो है वो रवाना भी हुई है। सबसे पहले ट्रेन की बात हो रही है तो ज़रा सीधे चलते हैं आरिफ वहीद के पास। आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरीके के अरेंजमेंट्स वहाँ रेलवे स्टेशन पर हैं। जी बिल्कुल सर, हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी की वफात के साथ ही जहां पर इंटरनेट खिदमत या फिर बनिहाल बारामूला ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था, जहां पर आज 5वें रोज के बाद जो है बनिहाल बारामूला इस पटरी पे जो है फिर से एक रौनक जो है सुबह 7 बजे देखने को मिली, जहां आज बिल्कुल अलग सुबह 7 बजे से बनिहाल से बारामूला की ओर एक पहली ट्रेन सर्विस जो है वो शुरू होगी और जिसमें पैसेंजरों की एक अच्छी भीड़ जो है वो देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जो इस ट्रेन सर्विस के सस्पेंड होने से जो गरीब तबका है उनको सफर के हवाले से दिक्कतें होती थी और जो बनिहाल का जो आखिरी रेलवे स्टेशन है उसमें भी पिछले 5 रोज से जो है एक खामोशी, एक सन्नाटा जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर से जिस तरह से सुबह जो है वहाँ पर सिक्योरिटी और बाकी जो अरेंजमेंट्स हुए तो सुबह 7 और 8 बजे की ट्रेन जो है 2 ट्रेन सर्विसेज जो है बनिहाल से बारामूला की ओर चलती हुई। अच्छा, ये बताइएगा आरिफ कि जो रूटीन शेड्यूल था आज से 5 दिन पहले, क्या उसी शेड्यूल को फॉलो किया गया है या शेड्यूल में कोई तब्दीली है? कोई सुबह शाम ही ट्रेन चलेगी, दिन में नहीं चलेगी? क्या कुछ इसमें रेल हुक्काम की तरफ से कहा गया है? बिल्कुल सर, जो रेलवे अथॉरिटी के साथ सुबह हमारी बात हुई, हमने यहाँ के स्टेशन मास्टर के साथ भी जो है इस बारे में बात की। उनका मानना है कि शेड्यूल के मुताबिक ही जो 5 ट्रेन सर्विस बनिहाल से बारामूला चलती थी और उसी पैटर्न पे आज भी ये ट्रेन सर्विस जो है वो बाकायदा चलेंगी और इससे कहीं ना कहीं पे पैसेंजरों को राहत मिलेगी। जो हम पिछले 4-5 रोज से देख रहे थे कि यहाँ पर जिस तरह से बनिहाल, जो बारामूला, काजीगुंड, श्रीनगर, अनंतनाग से जो पैसेंजर बनिहाल की ओर आते थे तो उनको एक राहत मिलती थी, लेकिन खामोशी जो है इन 5 दिनों में यहाँ पे मिली और एक सस्ता जो सफर हम इसे कहते हैं कि उससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलती थी। लेकिन आज उम्मीद ये है कि आज एक फिर से जो है इन स्टेशन पे जो है रौनक लौट सकती है और लोग जो है खुल के फिर से सफर कर। जी बिल्कुल सर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाकायदा जो है हाईवे पे गाड़ियां रवा दवा है। जिस तरह से 2 रोज पहले जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन आज खुल गई, इसमें 2 रोज पहले हाईवे भी बंद था जब सईद अली गिलानी की वफात हुई थी, लेकिन उसमें 2 रोज के बाद हाईवे खुला था। लेकिन आज हाईवे पे जो है गाड़ियां पूरी तरह से चल रही है और जो दोनों ट्यूब्स है वो भी पूरी तरह से खुली हुई है। चूंकि बनिहाल के बैक साइड में ये जो नेशनल हाईवे बना है तो इसमें गाड़ियां जो है बिल्कुल रवा दवा होती है और हाईवे पे जो है पूरी तरह से रौनक जो है वो फिर से लौट कर आई। जहां पिछले दिनों में थोड़ी सी गाड़ियों के मार्जिन में कमी थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो है गाड़ियों की एक अच्छी भीड़ जो है दोनों साइड। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे से श्रीनगर चलते हैं जी, जहां से हमारे साथ इरफान फाजिल भी ज्वाइन कर चुके हैं। फाजिल, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा। कल बाद दोपहर हमने देखा था यके बाद दीगर दुकान खुलना शुरू हो गई थी, आधी शटली से, लेकिन दुकान खुलना शुरू हो गई थी। प्राइवेट गाड़ियां लगातार चलना शुरू हो गई थी। आज सुबह से क्या कुछ सूरत हाल है और क्या अब 100% रेस्टोर हो गया सारा मामला?
जी गौर साहब, सुबह सुबह अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो शॉप्स हैं वो आज दिख रही है कि वो खुल रही है। और खासतौर पे कल हमने देखा कि तकरीबन 50% मार्केट जो है वो लाल चौक में खुला था। वन साइड खुला था, दूसरा साइड जो है वो शट था, और इसके साथ साथ जो गाड़ियों की आवाजाही थी वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। मगर आज सुबह सुबह हम देख रहे हैं, जबकि हम नेशनल हाईवे बाईपास नौगाम की बात करें, हैदरपुरा की बात करें, रामबाग की बात करें, इसके साथ साथ बागी माताब, लाल चौक वगैरह या कनेक्टेड हैदरपुरा हुमामा, वहां से गाड़ियां जो है चल रही है और साथ साथ दुकानें भी खुली हुई है। और इसके पीछे अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से इंटरनेट जो है खासतौर पर बाकी जिलों में बहाल हुआ है, तो अब इंतजार है कि बड़गाम और श्रीनगर में भी आज मोबाइल इंटरनेट जो है वो बहाल हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार अगर देखा जाए तो जब मामला ठीक है, जबकि सिचुएशन ठीक है, तो आखिरकार इस श्रीनगर और बड़गाम पर ही इतना बड़ा हैमर क्यों है। क्योंकि नो डाउट इस पर आईजी साहब ने भी बात की थी कि पूरी सिक्योरिटी जज की जाएगी या पूरा माहौल देखने के बाद ही ये डिसीजन लिया जा सकता है। और आज भी इसमें एक रिव्यू मीटिंग है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या आज श्रीनगर में, खास तौर पे श्रीनगर और बड़गाम में इंटरनेट रिस्टोर होता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये सारी सूरत हाल वादी कश्मीर की, लेकिन पुलिस बयान के मुताबिक मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही है और गुज़श्ता रोज़ पिछले 4 दिनों के मुकाबले ट्रैफिक में भी इजाफा देखा गया, कौमी शाहरा से लेकर अंदरूनी सड़कों तक। दूसरी बात यह कि तजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर बहाल नहीं हुई, लेकिन पिछले 3-4 दिनों के दौरान जो सूरत हाल रही उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखी गई। और इंतज़ार आज का है, चूँकि IGP के बयान के मुताबिक जो पुलिस की तरफ से ट्वीट करके उनके बयान का हवाला दिया गया है, उसमें दोपहर तक रिव्यू दोबारा लिया जाएगा पुलिस इंतजामिया की तरफ से, और उसके बाद दोनों अजला में यानी बडगाम और श्रीनगर के अंदर भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। चलिए जी, अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा सरकार की भी बताते हैं। जब जम्मू कश्मीर की बात शुरू हो गई है तो बात जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की होगी। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात करना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि जो पावर लॉसेस है, यानी बिजली जो हमारे घरों में आती है, इसका एक बड़ा लॉस है। और तकरीबन एक एदाद शुमार के मुताबिक 4000 करोड़ रुपये का लॉस है, जिसको लेकर अब इंतज़ामिया जागी है। और बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि PDD डिपार्टमेंट इस लॉस को 10% तक लाए, यानी जो 400 करोड़ रुपए का लॉस है इसको कम करके 10% तक लाया जाए। और टारगेट किया गया है जी 3 महीने, यानी 3 महीने के अंदर अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हमारे पास है इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये 3 महीने की डेडलाइन दे दी गई है। और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का ऐलान भी किया कि इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के अंदर सरमायाकारी अब 2000 करोड़ रुपए तक आ रही है, इसकी भी वजाहत कर दी गई है। और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं उन्होंने अब जम्मू कश्मीर की ओर आना शुरू किया है, ये बात भी कल ही बताई दी गई है। और साथ साथ कल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को नहीं बख्शा जाएगा जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पाया जाएगा, यानी जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। ये 3 बड़ी बातें हैं जी जो सामने रखी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से। और इनकी वजाहतन मैं आपके सामने रख दूं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो बिजली की ख़रीदारी में होता है, और बिजली जब वो ख़रीदते हैं और वापस कितना उनके पास आता है उसका लॉस होता है। और उसके मुताबिक जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, तकरीबन 60 से 75 या 65 to 66,000 करोड़ रुपीस का सालाना बिजली खरीदी जाती है भारत के मुख्तलिफ इदारों से। और इसको जो वापस रेवेन्यू, यानी जब आप और हम फीस वापस भरते हैं, वो आता है जी 2600 करोड़ रुपया। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख लीजिएगा, एक तरफ से ये जो डेफिसिट है ना, ये अवाम का डेफिसिट बड़ा कम है, 2 या 4%। इसमें सबसे बड़ा डेफिसिट जो है वो सरकारी महकमे हैं, चाहे वो PDD खुद हो, उनके R&B हो, इरिगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, एजुकेशन हो, अस्पताल हो, सब डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में है। और सबके पास 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि टचिंग 10-10 लाख, 15-15 लाख, 22-22 लाख, इवन कि 1 करोड़ को भी टच किया है कुछ अस्पतालों ने। इतना पैसा जो है वो वाजिबुल अदा है PDD का। तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये सिर्फ सारिफीन
क्योंकि सरकारी दफ्तर भी सारिफ है, लेकिन जो आम सारिफिन है वो तो ज़रूर अपना बिजली फीस जमा कर ही देते हैं, चाहे 2 महीने में करे 3 महीने करे वो कर ही देते हैं। लेकिन सरकार के जो अपने महकमे हैं वो लॉसेस में वो एक बड़ा नुकसान जो है वो दिया जा रहा है। यही वजह है कि सेट डेडलाइन कर दी गई है जी, आइंदा 3 महीनों के अंदर। कल ही हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया, उन्होंने कहा कि 3 महीनों के अंदर अंदर जितनी भी लाइबिलिटियां सारी क्लियर की दीजिए जी पीडीडी डिपार्टमेंट को, और बाइंदा जो बजट बनना है और रिवाइज एस्टिमेट आना है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इसकी एलोकेशन डाल दीजिए ताकि आप बिजली फीस को आइंदा भी जमा कर सके। तो ये तो बिजली के हवाले से थी बात। और इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, जो हमारे पास एदाद शुमार आ रहे हैं, जो ज़रा से हमारे पास खबर है वो ये आ रही है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिनमें अब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 12,000 करोड़ रुपया जम्मू डिवीजन के अंदर और 11,000 करोड़ रुपया जो है वो कश्मीर डिवीजन के लिए आ रहा है। लेकिन अब ये पिछली बार आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम में ये एदाद शुमार दिया था, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि जम्मू का शेयर अब बढ़ रहा है 12,800 करोड़ रुपया, और उसके साथ साथ कश्मीर का जो शेयर बढ़ रहा है वो 12,200 करोड़ रुपया। यानी पहले कितना था जी, 1,200 करोड़ रुपया जम्मू, 1,100 करोड़ रुपया कश्मीर। अब ये बढ़ रहा है, जो हमारे अदाद शुमार है, जम्मू के अंदर सरमायाकारी 12,800 करोड़ रुपया और कश्मीर के अंदर 12,200 करोड़ रुपया। ये ज़रा से हमारे पास खबर जो है वो आ रही है। इसके साथ साथ इसके पीछे जो बड़ा वजह माना जा रहा है, एक ये तो हालात तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बड़ी बात जो सरकार ने अपने लीज प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। पहले ये माना जा रहा था कि इंडस्ट्री को सिर्फ 40 साल के लिए जो लीज दिया जाता उसके बाद रिव्यू होता था, अब ये सीधे से 99 साल के लिए दिया गया, उसके बाद रिव्यू होगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है उसे ये पता है कि वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेफ है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बड़ी बात जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, इस इन्वेस्टमेंट से तकरीबन अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को खंगाला जाए और उनमें माइनस प्लस किया जाए 3 से 4 लाख लोगों का रोजगार मिल सकता है। अगर ये इंडस्ट्रियां लगती हैं, चलती हैं, दौड़ती हैं तो 3 से 4 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार यहां इस पॉलिसी से मिल सकता है, क्योंकि सरकार का टारगेट जो है वो 10 लाख नौकरियां हैं और सरकार का टारगेट जो है वो 50,000 करोड़ है। वो टारगेट जब पूरा होगा तब आपको ये 10 लाख नौकरियां मिल, लेकिन जो अभी तक आया है इसके मुताबिक 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है अगर ये इंडस्ट्रियां लगती हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर। और साथ साथ सरकार की तरफ से कल इस बात की भी वजाहत कर दी गई है कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के अंदर जो भी हालात हो, जम्मू कश्मीर पर उन हालात का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सिक्योरिटी ग्रिड इंतहाई हसास इलाकों के अंदर अलर्ट है और गैर हसास इलाकों के अंदर भी इंटेलिजेंस का फुकदान नहीं है। सरहदी इलाकों के अंदर चौकसी को बढ़ा दिया गया है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को अभी तक इतला नहीं है। अगर कोई सरहद अबूर करना चाहेगा तो यहाँ से फूल मालाएं नहीं पहनाई जाएंगी, ये कहा गया है जी जनाब कल। और ये रिव्यू के बाद 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपके सामने रख दी है। सिक्योरिटी सिचुएशन से लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बात पर जो फैसला हुआ इन्वेस्टमेंट को लेकर, और सबसे बड़ी बात पावर गैप, यानी जितने में हम खरीदते हैं जितना पैसा वापस आता है उसमें आम लोगों का पैसा बड़ा कम है। सरकार का अपना डिपार्टमेंट ही फेलियर है, उसको गियर अप किया गया है और नेक्स्ट 3 महीने का टारगेट जो है वो उन्हें दिया गया है कि वो ड्यूज को क्लियर करें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, उसके बाद और बात होगी और बात ये भी बताएंगे आपको कि यूनिवर्सिटी के अंदर धांधलियों पर किस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करते परतें खुल रही हैं और जो खबरें 1 साल से आ रही थी उसकी अब मोहर तस्दीक हो गई है।